भारत का एक पड़ोसी देश जो कि हिमालय गोद में बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। भारत का उसके साथ बेटी रोटी का भी रिश्ता है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है नेपाल के राजशाही परिवार में हुए हत्याकांड के बारे में। इस कहानी में प्यार भी है, नफरत भी है, दुश्मनी भी है, एक महात्मा का श्राप भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपको अपने यूट्यूब चैनल कलयुग की क्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत करता हूँ। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 1 जून 2001 की ये घटना है। दिन था शुक्रवार। नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के राजमहल, जिसका नाम नारायण हीति महल है, उसमें एक डिनर पार्टी का आयोजन किया जाता है। राजा वीर विक्रम वीरेंद्र शाह के 2 भाई और हैं, राजा प्रिंस ज्ञानेंद्र और प्रिंस धीरेंद्र। उनके बेटे का नाम, जो कि क्राउन प्रिंस भी है, क्राउन प्रिंस मतलब भावी राजा, उनके बेटे का नाम है दीपेंद्र शाह और छोटे बेटे का नाम है निराजन। उनकी बेटी का नाम है तृप्ति। उनके भाई ज्ञानेंद्र की पत्नी का नाम है कोमल, बेटे का नाम है पारस और उनकी बेटी का नाम है प्रेरणा। तो इस पार्टी में घर के लगभग सभी लोग मौजूद थे। दरअसल ये एक बहुत ही निजी पार्टी थी जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य ही आमंत्रित किए जाते थे और ये वहाँ की नेपाली राज परिवार की परंपरा के अनुसार भी महीने में लगभग 2 बार उनको एक ऐसी रात्रि भोज की पार्टी का आयोजन करना पड़ता था, जिसमें कि वो आगे की भविष्य की योजनाओं के बारे में बात किया करते थे और जनता की हालचाल के बारे में बात किया करते थे। जिस दिन की ये घटना है 1 जून 2004, उस दिन जो प्रिंस दीपेंद्र है, उस दिन जो प्रिंस ज्ञानेंद्र है, वो पोखरा नेपाल में एक जगह है, वहाँ पे किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे। उन्होंने उस पार्टी को अटेंड नहीं किया। हालांकि उनकी पत्नी कोमल ने, उनके बेटे पारस ने और बेटी प्रेरणा ने इस पार्टी को अटेंड किया था। इस पार्टी में राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह की बेटी और एक बहन ने भी इस पार्टी में पार्टिसिपेट किया था। ये पार्टी क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने आयोजन इस पार्टी का किया था। तो दोस्तों, पार्टी शुरू होती है। पार्टी को कुछ ही समय बीतता है, अचानक से महल के अंदर से गोली चलने की आवाज। पहले एक गोली चलती है, उसके बाद फिर एक गोली चलती है और उसके बाद तो जैसे गोलियों की बौछार की ही आवाज सुनाई देती है। महल के चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज जाती है। जितने भी गार्ड्स थे और जो नौकर चाकर थे वो तुरंत महल के उस डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ते हैं, जिस डाइनिंग हॉल का नाम था त्रिभुवन भवन। वो उस त्रिभुवन भवन डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ते हैं और अंदर का नजारा देखते ही वो सन्न हो जाते हैं। सब एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि देखा तो वहाँ पे खून ही खून बिखरा पड़ा था और लोग घायल पड़े थे। उनकी समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ है तो हुआ क्या है। खैर आनन फानन में वो लोगों की शिनाख्त करते हैं। तो सबसे पहले जो उनकी नजर पड़ती है वो राजा वीरेंद्र पे पड़ती है। वो देखते हैं वो खून में लथपथ पड़े हुए हैं, साथ ही उनकी पत्नी ऐश्वर्या खून में लथपथ पड़ी है। थोड़ी दूरी पर उनकी बेटी तृप्ति खून में लथपथ पड़ी है और उनका बेटा, छोटा बेटा निराजन, वो खून में लथपथ पड़ा है। प्रिंस ज्ञानेंद्र की पत्नी कोमल को भी एक गोली लगी हुई। राजा वीरेंद्र की बहन, वो भी गोली से छलनी हुई पड़ी थी और उनका छोटा भाई धीरेंद्र, वो भी उस गोलीबारी में घायल हो गया। वो लोगों को उठाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे तो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र कहीं नजर ही नहीं आ रहे। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र की भी खोज की जाती है। उसके सिलसिले में वो महल से बाहर निकलते हैं और देखते हैं गार्डन में एक शख्स पड़ा हुआ है, औंधे मुंह पड़ा हुआ है। वो उस शख्स के पास पहुंचते हैं, उसको सीधा करते हैं और जब उसको सीधा करते हैं तो वो चौंक जाते हैं। देखते हैं तो ये तो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र है। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई जाती है और एम्बुलेंस में सभी घायलों को भरकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ सबसे पहले इलाज राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह का स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि वो राजा थे इसलिए उनकी जान सबसे महत्वपूर्ण थी। हालांकि जान तो औरों की भी महत्वपूर्ण थी, लेकिन वो चूंकि राजा थे इसलिए सबसे पहले उन्हीं का इलाज शुरू किया जाता है। डॉक्टर अपना भरसक प्रयास करते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश उनको बचाया नहीं जा सकता। इधर क्राउन प्रिंस दीपेंद्र की भी हालत बड़ी खराब हो रखी थी। वो भी धीरे धीरे कोमा की स्थिति में जा रहे थे, उनको होश नहीं था और वो पूरी तरह से अब कोमा में ही चले गए थे। खैर जब ये पता चला लोगों को तो नेपाल के लोग सन्न हो गए और यही बात फिर इंटरनेशनल मीडिया में भी चली। पूरे विश्व में ये बात सनसनी की तरह फैल गई। तो सब लोग भौचक्का थे कि आखिर राजमहल में ऐसा हुआ क्या है और किया किसने है। तो अब राजा वीरेंद्र के गुजरने के बाद, क्योंकि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र भी कोमा में थे, लेकिन परंपरा अनुसार उन्हीं को राजा नियुक्त किया गया। नेपाल के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी कोमा में गए हुए व्यक्ति को वहां का राजा नियुक्त किया जाए। खैर उनको राजा नियुक्त तो कर दिया, लेकिन जो प्रिंस ज्ञानेंद्र थे उनको राजकाज संभालने के लिए दे दिया गया। उनके इस हत्याकांड के बारे में पता करने के लिए अब एक 2 सदस्यीय उच्च व्यक्तियों की कमेटी बैठाई गई, जिसमें उस समय के नेपाल के तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय और संसदीय समिति के एक वरिष्ठ सदस्य श्री तारानाथ राम भाट को उस कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया। इसी क्रम में जब ये बात इंटरनेशनल मीडिया में बहुत जोर पकड़ रही थी तो स्कॉटलैंड यार्ड ने भी नेपाल सरकार को पेशकश की कि हम आपकी इस जांच में सहयोग कर सकते हैं और हम इसको फोरेंसिक तरीके से इस जांच को कर सकते हैं। लेकिन नेपाल की सरकार ने उनके ऊपर को ठुकरा दिया और उनको कहा कि ये हमारे देश की अंदरूनी बात है और हम इसकी जांच करने में सक्षम हैं। 2 हफ्ते में इस कमेटी की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है। जो राजा ज्ञानेंद्र
दीपेंद्र है वो ये कहते हैं कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड या इस हत्याकांड को करने वाला और कोई नहीं, क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ही था। इस रिपोर्ट पर सवाल कई खड़े होते हैं दोस्तों, लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो उसमें जो घटनाक्रम बताया गया और इस हत्याकांड के पीछे की वजह जो बताई गई वो इस प्रकार है। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र यूके पढ़ने चले जाते हैं। यूके में उनकी मुलाकात देवयानी राणा नाम की एक भारतीय मूल की लड़की से होती है, जो कि ग्वालियर राज परिवार के राणा वंश से ताल्लुक रखते। दोनों में दोस्ती हो जाती है, धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक साथ जीने बनने की कस्में खा लेते हैं, एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। पढ़ाई खत्म होती है, देवयानी राणा भारत लौट आती है और क्राउन प्रिंस दीपेंद्र नेपाल लौट आते हैं। नेपाल लौटने के बाद क्राउन प्रिंस दीपेंद्र अपने पिता राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और अपनी माँ के सामने अपने मन की बात जाहिर करते हैं, लेकिन इस बात पर उनकी माँ आपत्ति जताती है और वो सख्त ऐतराज करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस खानदान में हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। इसके पीछे का एक कारण भी था। कारण ये था कि सन 1846 में, जो कि उस समय के काजी घराने से बिलोंग करता था, एक संबंध काजी घराने से जो ताल्लुक रखता था, जंग बहादुर राणा ने महल में घुसकर वहां के 40 लोगों की अपने साथियों के साथ मिलकर 40 लोगों की महल में हत्या कर दी और तत्कालीन जो उस समय शाह वंश के राजा थे त्रिभुवन शाह, उनको नजरबंद कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। कहने को तो 104 वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। राजा तो होता था शाह वंश का, लेकिन असली सत्ता राणा वंश के हाथों में होती थी। फिर सन 1956-57 में भारत के हस्तक्षेप से ये सत्ता दोबारा स्थानांतरित की गई शाह वंश को। तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि इस बात से क्राउन प्रिंस दीपेंद्र बहुत ही नाराज था और वो किसी भी कीमत पर देवयानी राणा से शादी करना चाहता। तो दोस्तों फिर वापस आते हैं डाइनिंग हॉल वाली जो घटना है उसमें आते हैं। पार्टी चल रही थी, जाम से जाम टकरा रहे थे, करीबन आधा पौना घंटा उस पार्टी को हो गए थे। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र वहां से निकलते हैं और अपने कमरे की तरफ जाते हैं। उन्हें हथियार रखने का बहुत शौक था, वो बचपन से हथियार रखते आ रहे थे। वो वहां से 2 हथियार उठाते हैं और भी उन्होंने चरस का भी नशा किया हुआ था और शराब तो उन्होंने जमकर पी थी। वो पूरी तरह नशे में धुत हथियार लेकर डाइनिंग हॉल, जिसको त्रिभुवन सदन कहा गया है, त्रिभुवन सदन में पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। पहली गोली राजा वीर विक्रम वीरेंद्र शाह को लगती है, उसके बाद अन्य उपस्थित लोगों को भी गोलियां लगती हैं। कोई एक आध उसमें से छूट गया जिसको गोली नहीं लगी। तो राजा ज्ञानेंद्र जो कि अब राजा बन गए थे राजा वीरेंद्र शाह की मौत के बाद और राजा दीपेंद्र शाह की मौत के बाद, उन्होंने ये स्टेटमेंट जनता के सामने दी, रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए। इस पर नेपाल की जनता को और वहां की मीडिया को कोई कुछ भी विश्वास नहीं हुआ। साथ में इसमें यह भी कहा गया कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने जब ये इस हत्याकांड को, पूरी इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद वो बाहर आए और उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। जो गोली उल्टी कनपटी से उन्होंने मारी और सीधी कनपटी से वो गोली बाहर निकली। नेपाल के लोगों ने इस थ्योरी पे भी सवाल उठाया क्योंकि राजा क्राउन प्रिंस दीपेंद्र जो थे वो राइट हैंडेड थे। जो अगर कोई राइट हैंडेड है तो राइट हैंड से ही अपने आप को गोली मारेगा, ना कि लेफ्ट हैंड से। उसके बाद इसमें एक थ्योरी और सामने निकल के आई। कहा यह भी जा रहा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि उस समय जो ये पार्टी चल रही थी डाइनिंग हॉल में, त्रिभुवन सदन में, तो कुछ नकाबपोश लोग भी उस पार्टी में मौजूद थे। नेपाल के लोगों का भी कहना है और कुछ चश्मदीदों का भी ये कहना है कि ऐसा था। एक थ्योरी इसमें ये भी निकल के आती है कि राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के छोटे भाई ज्ञानेंद्र का ही ये इस पूरा षड्यंत्र था। उन्होंने और उनके बेटे पारस ने मिलकर इस षड्यंत्र को अंजाम दिया। नेपाल की जनता हालांकि उनको इतना पसंद नहीं करती थी। वो राजा ज्ञानेंद्र के बेटे पारस को एक बिगड़ैल, नकचड़ा, गुस्सैल और एक नशेबाज व्यक्ति समझते, जबकि नेपाल की जनता राजा वीरेंद्र और क्राउन प्रिंस दीपेंद्र से बहुत प्यार करती थी। इसमें एक थ्योरी ये भी निकल के आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि इस हत्याकांड के पीछे भारत की रॉ और अमेरिका की CIA का हाथ है। हालांकि कोई सबूत इन बातों के नहीं मिले, बस ये बातें हवा में रही, तो इस थ्योरी को भी बाद में नकार दिया गया। इसमें एक थ्योरी ये भी आती है, जो वहाँ के नेपाल के लोग हैं, सदियों से एक बात उनके जो वहाँ के लोक कथाओं में सुनने को मिलती है, वो ये थी कि नेपाल के प्रथम राजा, जिनका नाम त्रिभुवन शाह था, वो एक दिन जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें एक साधु महात्मा मिलते हैं। वो साधु महात्मा को प्रणाम करते हैं और उन्हें एक दही का कटोरा भेंट कर, उनके दही के कटोरे को स्वीकार करते हुए वो साधु महात्मा उसमें से दही खा लेते हैं और वो झूठा दही का कटोरा, जिसमें बाकी बची दही थी, वो वापस राजा त्रिभुवन शाह को देते हैं और उनको ये कहते हैं कि अब इस दही को तुम खा लो। लेकिन क्योंकि वो दही झूठी थी तो राजा त्रिभुवन शाह उस दही को नहीं खाते और उस दही के कटोरे को जमीन पे गिरा देते हैं। ऐसा करते देख के उस साधु को, उस ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वो श्राप देते हैं कि आज के बाद जो तुम्हारी पीढ़ी का 11वां राजा होगा, उसके बाद नेपाल से राजतंत्र खत्म हो जाएगा, राजशाही का अंत हो जाएगा। संयोग की बात है कि जो अंतिम राजा हुआ, राजा ज्ञानेंद्र, जो कि अंतिम राजा नेपाल के राजा बने, वो 11वीं पीढ़ी से ही ताल्लुक रखते थे। इसमें एक थ्योरी ये भी सामने निकल के आती है कि ये सब उस समय की जो वहाँ पे माओवादी घटनाएं चल रही थी, तो उन आंदोलन की वजह से ही सत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसमें कुछ लोगों का कहना ये भी है कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह अपने पिता से इस बात से भी नाराज था कि अभी थोड़े दिन पहले नेपाल के 1900 लोगों के कुछ समूह ने एक आंदोलन किया था और वो वहाँ पर
एक वैकल्पिक लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते थे। क्योंकि राजा वीरेंद्र अपनी जनता से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने उनकी मांगों को माना और अपने राजशाही शक्तियों में से कुछ शक्तियां जनता को दे दी। क्राउन प्रिंस इस बात से खासे नाराज थे। वो चाहते थे कि जो भी शक्तियां वो सारी राजतंत्र के पास रहे, राजा के पास रहे, ना कि जनता के पास। तो इसका एक कारण ये भी बताया गया कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने इस वजह से इस गोलीबारी, इस हत्याकांड को जन्म दिया। इस हत्याकांड को दरबारी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। कुछ दिनों के बाद एक थ्योरी ये भी निकल के आई कि वहां पर एक सभा का आयोजन हुआ, तो उसके जो प्रमुख थे, लीडर थे, पुष्प कमल दहल प्रचंड, उन्होंने उस सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि इस हत्याकांड के पीछे भारत का हाथ है। हालांकि इस बारे में कोई सबूत नहीं मिले और ना कोई सबूत इस बारे में कोई किसी को दे चुका, लेकिन बोलने भर से क्या होता है दोस्तों, इल्जाम तो कोई भी किसी पर लगा सकता है। खैर, उस थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया। अब समय के साथ साथ आज तक इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या है कोई नहीं जान पाया है। ये कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर क्राइम किसी के सर पर चढ़ के बोलता है, तो चाहे एक गरीब व्यक्ति हो या एक राजशाही परिवार का व्यक्ति हो, क्राइम जब होता है तो हो ही जाता है, लेकिन क्राइम को करने से रोका जा सकता है अगर थोड़ी देर हम अपने मन को शांत कर सके तो। कहानी के अंत में यही कहूंगा दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगती है तो इसको कमेंट करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर से एक बार कहता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, सावधान रहे। जय हिंद, जय भारत।